हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसी के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का क्वेश्चन लाए हैं डिस्कशन में। तो आज पूरा फिजिक्स इस क्लास 10th का पूरा करा दिया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह इसमें जो है 1 लाइनर वीडियो का डिस्कशन क्वेश्चन जो है उसका करवाया जाएगा। स्पेशल साइंस आज जो इससे पहले 9th का और 10th का जो भी क्लास था सारा डाल दिया गया है। अगर जो वो वीडियो नहीं देखें साइंस का तो ज़रूर जाके देखें एग्ज़ाम से पहले। एनसीईआरटी का जो पहला जो चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है। तो पहला नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो फिजिक्स का चैप्टर है, यानी कि भौतिकी, क्लास 10th का है। इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण जो होता है उसे अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। और ये जो है लगभग 800 क्वेश्चन इससे पहले के वीडियो में प्रत्येक 100 बाय क्वेश्चन का सीरीज करके ख़त्म कर दिए हैं। और जो वो वीडियो नहीं देखे हैं साइंस का तो ज़रूर जाके देखें। यह क्लास 10th का लास्ट वीडियो चल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण बना होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है, यानी कि यह हमेशा सीधा होता है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों कलर एक ही जैसा मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयुक्त होने वाला दर्पण होता है। तो सोलर कुकर में जो होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो होता है उसे अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। यह आने वाली किरणों को अभिसारित कर लेता है, तो जिससे क्या होता है कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो जैसे अब सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसे देखिए उत्तल दर्पण जो होता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ जो वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। आवर्तनांक, किसी माध्यम में आवर्तनांक का मान होता है। तो आवर्तनांक का मान जो होता है वह साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एक नियतांक। तो आवर्तनांक का जो मान होता है यही होता है। तो अगला क्वेश्चन है, लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो वक्रता केंद्र की जो संख्या जो होती है वह 2 होते हैं। लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या कितना होता है, तो 2। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस में फोकस दूरी कम हो जाने पर होने वाला दृष्टि दोष वह निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो चैप्टर है इसका एनसीईआरटी का दूसरा नंबर जो चैप्टर है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वो जो लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन सिर्फ कराया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा आता है। तो वो दृष्टि पटल होता है। तो प्रतिबिंब जो होता है वह दृष्टि पटल पर ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। इसमें जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन जो होता है वह सिलेरी मांसपेशी को पक्षाभि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म से जो प्रकाश की जो घटना जो घटती है उसे वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है वह सबसे कम होता है, और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो दूर वाला वस्तु नहीं दिख रहा तो उसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अगर जो वह दूर वाला वस्तु दिख रहा है, अगर जो निकट वाला वस्तु नहीं दिख रहा तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। तो इसका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए।
अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के जो आगे जो बनता है वह निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। तो इसको सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर क्या वायुमंडल तो पाया नहीं जाता है, तो वहाँ पे जो खड़े जो यात्री जो होता है वह उसको आकाश काला दिखता है। कैसा होगा? तो ब्लैक। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का प्रयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? यानी कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान कर सकते हैं? तो वो उसे कॉर्निया बोला जाता है। कॉर्निया को सिर्फ दान कर सकते हैं, जिसका कॉर्निया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? तो सबसे अधिक जो विक्षेपित हो जाता है, यानी कि विचलन जो सबसे अधिक जो होता है वह बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। आप पूछेगा किस रंग का विचलन कम होता है? तो वह रेड का, यानी कि लाल रंग का जो विचलन जो होता है वह सबसे कम होता है। सबसे अधिक विचलन जो होता है वह बैगनी रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग जो तो वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब इसी को जब प्रिज्म से जब गुजारा जाता है, जब इस श्वेत रंग को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये जो होता है वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ये लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिकतम होता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक के जगह पे हो गया, या फिर खतरे का जो लाल चिन्ह जो दिया जाता है, फिर आप प्लेटफॉर्म पर भी देखते होंगे कि लाल चिन्ह, खतरे के लिए लाल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही दूर से दिख जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसे दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो नेत्र लेंस का जब फोकस दूरी अधिक होगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहा जाता है? तो उसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जब कोई कोलाइडी विलयन से कण को जब परावर्तित किया जाता है तो वह निलंबित हो जाता है, तो उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस जो पाया जाता है वह उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला व पारदर्शी हो जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में होता है। किस लेंस में होता है? निकट दृष्टि दोष में हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है? तो लाल रंग का जो विचलन और झुकाव सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लेकिन बैगनी रंग जो होता है इसका झुकाव जो होता है वह सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? जिसे कोलाइड कण के नाम से जाना जाता है, यानी उसे कोलाइड विलयन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो वो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल जो लेंस जो होता है उसमें उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों का स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता होगा। इसकी जो क्षमता जो होगा वह 0.5 डायोप्टर का हो जाएगा, यानी कि इसे जो है निकट दृष्टि दोष है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्यक्रम पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, यानी कि उसका जो निकट बिंदु क्या होता है उससे दूर हो जाता है, यानी कि उसे जो है दूर दृष्टि दोष है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का सबसे अधिक अपवर्तन होता है। तो सबसे अधिक जो अपवर्तन होता है वह कॉर्निया के बाहरी सतह पे होता है। किस पे? तो कॉर्निया के बाहरी सतह पे होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है? तो इंद्रधनुष में अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटना उसमें सम्मिलित होता है। तो अगला क्वेश्चन है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। तो इन्हीं दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का जो प्रकाश जो होता है वह धुएं तथा कोहरे में न्यूनतम प्रकर्णित होता है, यानी कि न्यूनतम प्रकर्णित होने पर वह आसानी से दिख जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रखता प्रतीत होने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? ये तो प्रकाश के परिकर्णन का होता है, इनके इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकर्णन। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये भी प्रकाश के परिकर्णन के कारण ही समुद्र का जल जो होता है वह नीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये दूसरा नंबर जो चैप्टर जो था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार वो समाप्त हो चुका है। अगला जो चैप्टर है विद्युत यानी कि करंट, एनसीईआरटी का। अब तीसरा नंबर चैप्टर देखिएगा फिजिक्स का, तो वह विद्युत है। चलिए अब इसके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इसका जो क्वेश्चन जो पहला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार गतिशील कण है, तो वह इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि विद्युत धारा का जो प्रवाह जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की जो प्रबलता का जो एसआई मात्रक उसका एम्पियर होता है, इसको 1 के द्वारा सूचित किया जाता है, बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। P बराबर सूत्र होता है W/T, यानी कार्य बटे समय, इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में शक्ति का मान होता है। तो विद्युत परिपथ में शक्ति का जो मान जो होता है इसका फॉर्मूला होता है P बराबर VI। P बराबर क्या होता है? VI होता है, इसका VI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, जिसे एमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे बड़ी V के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतु बने होते हैं। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु जो है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो तांबे का प्लेट करता है, तांबे का प्लेट होता है। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो तांबे का प्लेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻19 कूलाम होता है। आवेश का ऐसा है मात्रक कूलाम होता है, तो इसका मात्रक भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोता है तो वह धन आवेशित हो जाता है, और जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह धन आवेशित हो जाएगा। रेशम के कपड़े को कांच पर लगाने पर कांच पर आवेश आता है। आवेश यानी कि उस पर आ रहा है तो वह क्या आ जाएगा? जब कपड़े में जब आवेश आएगा तो वह ऋण आवेश हो जाएगा, और जब वह आवेश जब जाएगा तो वह धन आवेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 कूलाम बराबर होता है। तो 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड होता है। 1 कूलाम किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध जो बोला जाए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता बोला था, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसका 25 हो जाएगा, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धारा जो होगा आधी हो जाएगी, यानी कि इसका राइट आंसर आधी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो ये नर्म लोहे के होते हैं। चुंबक का रक्षक का जो टुकड़े जो बनाया जाता है वह नर्म लोहे का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है? ये कूलाम के नियम से संबंधित है, यानी कि आवेश के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसका मध्य विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? तो इसका विद्युत वाहक बल जो होता है वह 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आगे आपका एक एक लाइक जो होता है आगे वीडियो डालने के लिए हमें मोटिवेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो घर में जो विद्युत जो परिपथ होता है उसे पार्श्व क्रम यानी कि समानांतर क्रम में लगाया जाता है। कि समांतर क्रम में लगाने से ये होता है कि अगर जो आप एक डिवाइस का जो जैसे एक बल्ब बुताएंगे तो एक ही बल्ब बुतेगा, और सीरीज में जब लगा रहेगा तो एक बार काटने से सारा बंद हो जाएगा, इसीलिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो करंट यानी कि विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रा होता है वह एम्पियर होता है, इससे बड़ी ए के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है समान विभव। उसका विभव क्या आता है? समान। यदि वो जो उसका विभव समान होगा तो आपस में जुड़ा हुआ रहने पर भी विद्युत धारा नहीं बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो शक्ति क्या होगा? तो शक्ति जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी क्यों नहीं मरता है? क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनता, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है उसके द्वारा नहीं हो पाता है। इसको चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु के बनी होती है जिसका गलनांक, इसका जो गलनांक जो होता है वह कम होता है, लेकिन इसका जो प्रतिरोध जो होता है सुरक्षा तार का वह अधिक होता है, तो इसका गलनांक कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा रोधी कौन सा होता है? तो कांच जो होता है वह सबसे अच्छा रोधी माना जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो इसे एकल विद्युत रोधक के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि एकल विद्युत रोधक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, तो वे क्या कहलाते हैं? उसे विद्युत रोधी कहा जाता है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसके द्वारा जो उपभुक्त जो शक्ति होता है वह 25 वाट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो दिशा जो होता है वह परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह जो होता है उस दिशा के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, विद्युत बल्ब किससे भरा होता है? तो ये नाइट्रोजन एवं आर्गन ये दोनों भरा होता है, जिससे उसमें ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिससे वह क्या करता है लंबे समय तक चल पाता है। तो विद्युत बल्ब में किसका गैस भरा होता है? तो नाइट्रोजन एवं आर्गन का। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समान आवेशों में क्या होता है? तो समान जो आवेश जो होता है वह विकर्षण होता है, और विपरीत जो आवेश होता है उसमें आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। बिल्ली की छाल पर क्या होता है? वह ऋण आवेश आ जाता है। एबोनाइट की छड़ पर जो ऋण आवेश आ जाता है, और बिल्ली की छाल जो तो वह धन आवेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे भू संयोजन कहा जाता है। ये
बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेश का जो स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे भू संयोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उसे कूलाम का नियम कहा जाता है। कूलाम का जो नियम होता है K1 × K2 बटे आर का होल स्क्वायर होता है। Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। K जो होता है एक नियतांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर विभवांतर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है, सबसे अच्छा जो विद्युत चालक होता है वह चांदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का प्रमुख लक्षण क्या है। अतिचालक यानी कि उसका उच्च पारगम्यता। अतिचालक का प्रमुख लक्षण क्या था, उसका पारगम्यता जो था वह उच्च होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे उच्च ताप या शुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वह क्या कहलाता है, उसे अर्धचालक कहा जाता है, यानी कि सेमी कंडक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता जो दवा कम होता है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो उसे रेक्टिफायर कहा जाता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर का धारा ली जाती है, तो फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग होगी, तो ये 10⁻20 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो वह 1 ओम बनाया जा सकता है। चलिए विद्युत धारा जो चैप्टर जो था वह अभी समाप्त हो चुका है। अगला जो चैप्टर जो है विद्युत धारा तथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो आइए इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेते हैं। आज की वीडियो में क्लास 10th का सारे फिजिक्स यानी कि भौतिकी का क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने में किस तरह के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसमें लोहे का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे की दिशा बदलाती है, तो यह बल की दिशा। फ्लेमिंग के जो वाम हस्त में जो अंगूठा जो होता है वह बल की दिशा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो ये फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया है, फैराडे ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपकरण में उपयुक्त होने वाली धारा जो होता है वह कितने वोल्ट का था, तो वह 220 वोल्ट का था। लेकिन आवृत्ति पूछा जाएगा तो आवृत्ति जो होता है वह 50 हर्ट्ज का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन। लघु पथन का जो अंग्रेजी था शॉर्ट सर्किट, यानी कि लघु पथन में परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या था, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, विद्युत धारा का बहुत अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं तो वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच किस में लगाए जाते हैं, तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है, फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि जब धारा जब अधिक बढ़ता है तो फ्यूज क्या होता है, जल जाता है, जिसके कारण जो उपकरण जो उसमें लगा हुआ था सारे उपकरण सुरक्षित रह जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो किसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अस्थायी चुंबक जो था वह इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक में इस्पात का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे पंखा वगैरह में हो गया। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में आने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो वह 50 हर्ट्ज का होता है, और वोल्ट पूछेगा जाए तो 220 वोल्ट का होता है। किस उपकरण का
भूतार में आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये ट्यूबलाइट जो होता है या भूतार में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह जो वीडियो जो होगा एग्जाम के बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप इतने कम समय में आप खुद से भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है। तो डैनियल सेल में कैथोड जो होता है वह जिंक प्लेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है घरेलू फ्यूज तार किस प्रकार का होता है। तो ये अति उच्च गलनांक होता है। घरेलू फ्यूज का जो तार जो होता है वह उसका गलनांक क्या होता है, अति उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है एक साधारण जनरेटर में कोई अस्थायी चुंबक का उपयोग किस रूप में होता है। तो वह रोटर के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, वह तार के लंबवत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है। तो इसका 1.56 होता है। शुष्क सेल का वोल्टेज का मान कितना होता है, 1.56 होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना का संबंध किस प्रक्रिया से है। तो यह किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया जो होता है उसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डैनियल सेल में एनोड बना होता है। तो डैनियल सेल का जो एनोड जो बनाता है वह तांबे की प्लेट का बनाता है, तांबे के प्लेट का। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में किस प्रकार का सेल प्रयुक्त होता है। इसमें सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम जो उपग्रह जो होता है उसमें सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है संचायक बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो वह उसमें रासायनिक ऊर्जा आता है, वही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बैटरी का आविष्कार किसने किया था। बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया है। बैटरी का आविष्कार कौन किया, अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया है। अगला क्वेश्चन शुष्क सेल में कैथोड बना होता है। कैथोड जो होता है वह जस्ते का बनाता है। शुष्क सेल में कैथोड किसका बनाता है, जस्ता का। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में एनोड बनाता है। एनोड जो होता है वह कार्बन का बनाता है और कैथोड बनाता है जस्ता का। एनोड जो होता है वह कार्बन का बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सेल के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा विद्युत में बदलती है। वह रासायनिक ऊर्जा जो होता है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान जो है बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, इसी कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। ये लाल रंग का होता है। विद्युन्मय तार जो होता है वह लाल रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार निम्नलिखित में से किस रंग का होता है। तो वो काले रंग का, उदासीन तार जो होता है वह काले रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकत्व को समझने में सर्वप्रथम किसने निर्णायक भूमिका निभाई है। यह हेनरी जो था एक वैज्ञानिक थे जो कि विद्युत चुंबकत्व को समझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा जो होता है वह वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि डायनेमो द्वारा किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो यह इसमें दोनों धाराएं प्राप्त होती है, इसमें दोनों धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है। तो इसमें निष्क्रिय या इसी को अक्रिय गैस भरा जाता है। कौन सा गैस, या तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है। ये 50 हर्ट्ज होता है। वोल्ट पूछेगा तो 220 वोल्ट हो जाएगा। हमारे देश में विद्युन्मय तार यानी कि लाइव वायर एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर रहता है, 220 वोल्ट रहता है, जो अभी जस्ट बताए हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस तरह का व्यवहार करती है। यह ऊष्मा का उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह जो था वह भी चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगला जो चैप्टर जो है वह ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत। चलिए इसका क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। प्रारंभ क्वेश्चन हो गया इसका कि दहन कर ऊष्मा प्रदान करने को कहते थे ईंधन। ईंधन का काम क्या होता है, यह दहन यानी कि जल कर या ऊष्मा को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन का जो वास्तविक स्रोत जो माना जाता है वह सूर्य को माना जाता है।
सूर्य का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो वह सूर्य। सूर्य क्या है? एक नवीकरणीय स्रोत, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा समाप्त नहीं थे, जब पुनः ऊर्जा हमेशा मिलते रहता है। बायोगैस, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक जो होता है वह मीथेन होता है। सीएनजी का भी मुख्य घटक जो पूछा जाएगा तो मीथेन हो जाएगा। लेकिन एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वह ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत जो है पेट्रोलियम हो गया, फिर लकड़ी हो गया, डीजल हो जाएगा, केरोसिन तेल हो गया, ये सभी क्या है? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि एक बार इसका उपयोग कर लेने पे पूर्णतः समाप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक भारी नाभिक का छोटे नाभिक में टूटना, तो ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और एक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करना, तो वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। दोनों बात याद रखना है। आगे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दो हल्के नाभिक का मिलकर भारी नाभिक में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बायो गैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है एक ईंधन का स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा तो आने तो देता है, लेकिन वह जाने नहीं देता। आने वाली जो किरण तो विकिरण के रूप में आता है, लेकिन जाने बाद वह लघु तरंग जो होता है वह दीर्घ तरंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ये जो भी उसमें आता है उसको अवशोषित करके रखे हुए रहता है। इसकी मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है, यानी कि गर्मी अधिक बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त धातु जो होता है वह यूरेनियम होता है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त धातु कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। अगला क्वेश्चन है। जैव गैस में मीथेन की मात्रा पाई जाती है, मीथेन की जो मात्रा है तो वह 45 से 75% होता है। जैव गैस में मीथेन की मात्रा कितना होता है? 45 से 75% होता है। अगला क्वेश्चन है। तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो तापीय शक्ति संयंत्र जो होता है वह तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क। पवन का देश किसे कहा जाता है? उसे डेनमार्क को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पवन चक्की के द्वारा अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। डेनमार्क का जो राजधानी पूछा जाएगा इसका कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के लिए सौर नेतांक का मान होता है, तो पृथ्वी का जो सौर नेतांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है। सोलर सेल में उपयोग होने वाले पदार्थ होता है, तो उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। परमाणु बम आधारित होता है, ये नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो कल्पक्कम जो हुआ तमिलनाडु राज्य में, इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कैगा जो है, कैगा नाभिकीय संयंत्र जो है वह कर्नाटक में। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है। यदि पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की क्षमता का अनुसार कितनी विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है? तो लगभग जो है पवनों के द्वारा 45,000 मेगावाट का उत्पादन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है, तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं, तो ये नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा स्रोत से व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हाइड्रोजन के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है, तो उपभोग के आधार पर इन स्रोतों को घटते क्रम में चुनिए। तो सबसे कोयला से ज़्यादा जो ऊर्जा देगा वह जल देगा, जल से भी ज़्यादा हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम से ज़्यादा हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो होगा वह सबसे अधिक हो जाएगा, नाभिकीय से भी अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं किया जा सकता है? तो ये पवनों यानी कि वायु वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग हम जब अधिक चलेगा तो वायु वाले दिन में इसका प्रयोग नहीं हो पाता है।
अगला क्वेश्चन है, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली सलरी एक उत्तम खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन है, सागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र द्वारा सागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा, तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है, अम्लीय वर्षा जो होता है इसका होने के कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा होने का जो मुख्य कारण जो होता है वह जीवाश्म ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड सब क्या होता है, मुक्त हो जाते हैं। इसी के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में जल विद्युत जो संयंत्र जो होता है वह संचित जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन करता है? तो जल विद्युत संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। तो महासागर में अलग अलग स्तरों पर ताप में जो अंतर जो होता है वह महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि उपयोग के बाद ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। जैसे नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं लेकिन वह सेफ नहीं होता क्योंकि उस पर कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की से उत्पन्न ऊर्जा जो होता है वह पवन के वेग पर निर्भर करता है। जब पवन का वेग अधिक रहेगा तो ऊर्जा अधिक उत्पन्न होगा, कम रहेगा तो कम ऊर्जा उत्पादन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाएगा क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिति ऊर्जा की उपलब्धता, यानी कि जल अधिक ऊंचाई से गिराएंगे तो अधिक ऊर्जा मिलेगा क्योंकि स्थिति ऊर्जा अधिक हो जाएगा, इसीलिए ऊर्जा का मान जो होता है इसमें अधिक प्राप्त होता है। तो ये भी चैप्टर समाप्त हो चुका है, ऊर्जा का स्रोत। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, तो यह भी चैप्टर को समाप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा पर्यावरण का जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि जीव मंडल में स्वपोषित संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवों के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या आता है? वह सौर ऊर्जा आता है। सभी जीवों को ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत जो माना जाता है वह सौर ऊर्जा आता है, जो कैसा है? नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक जैसा उपभोक्ता है। तो मेढक जो है वह द्वितीय उपभोक्ता, मेढक क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु जो होता है उसे अपमार्जक कहा जाता है। जीवाणु को क्या कहा जाता है? अपमार्जक। चलिए अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? तो उसे पोषी स्तर कहा जाता है। आहार श्रृंखला के जो विभिन्न स्तर होता है, प्राथमिक स्तर, द्वितीय और तीसरे जो होता है उसे पोषी स्तर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्तर का स्थानांतरण होता है? ये 10% स्थानांतरण होता है। इसी को लिंडमान के नियम भी कहा जाता है कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण जो होता है एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में वो 10% ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर होता है? तो अधिकतम ऊर्जा जो है उत्पादक स्तर के पास होता है, तो उत्पादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे ओजोन परत का जो अपक्षय होता है इससे कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार होता है, CFC जिम्मेदार होता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये किससे निकलता है? तो फ्रिज हो गया, AC हो गया, यही सबसे निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म उपभोक्ता के उदाहरण होता है। तो जीवाणु किसका है? सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जैव अवयव को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जैव अवयव को 3 वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया है? 3 वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस श्रेणी में आते हैं? तो वह सर्वभक्षी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जो होता है कुछ सर्वाहारी भी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। सर्वाहारी मतलब हो गया कि जो मांस, मछली, फल फूल सभी खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन अजैव
निम्नीकरण है। तो प्लास्टिक का अजैव निम्नीकरण, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन जल्दी होता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो खेत, बगीचा, खेत, ये सब क्या है? कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का जो निर्माण होता है, घास, बकरी तथा मानव। घास को खाएगा बकरी, और बकरी जो होता है उसको मानव के द्वारा खा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो यह सूखे घास हो गया, पत्ते हो गया, यह क्या एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का पहले फॉर्मूला क्या था? O3 होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले समूह कौन से होते हैं? तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले समूह को उत्पादक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो ये सांप क्या तृतीय उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण किस समूह में शामिल होते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता में, हिरण जो होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता में के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, ताप, वर्षा, वायु, मृदा यानी कि मिट्टी कैसे कारक होते हैं? या अजैव कारक है। ये कैसे कारक है? अजैव कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन, तालाब और झील किसके प्रकार हैं? तो ये परितंत्र के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उत्पादक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्पादक यानी पेड़ पौधा जो होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? तो ये उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? तो स्वपोषी जो होता है वह प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? तो आहार श्रृंखला के जाल को खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं की कौन सी गैस बनती है? तो ऑक्सीजन का अणु से ओजोन गैस का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन जो है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा का मात्रा जो 5 किलो जूल है। तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध किया जाएगा? तो ये 5 है, तो ये 5000 किलो जूल हो जाएगा, यानी कि 10% बढ़ते रहेगा। चलिए अगला, तो इसका जो पोषक स्तर पहले घास, घास से फिर बाज से टिड्डा, टिड्डा से सांप, मेढक, मेढक से फिर सांप हो जाएगा। तो ये भी चैप्टर समाप्त हो चुका है हमारा पर्यावरण। अंतिम और लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ है भौतिकी का 10th का, वो चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का क्या है? प्रबंधन। आते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस का जो नाभिकीय ऊर्जा है तो बायोगैस का स्रोत नहीं है। आप लोग समझ ही रहोगे कितना मेहनत लगता होगा वीडियो बनाने में। और जो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षण करना होता है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है वह वृक्ष का संरक्षण करना। यानी कि ये उत्तराखंड की कहानी, जो वृक्ष जब काटा जाता था तो उसमें व्यक्ति जो था वह वृक्ष में जाके चिपक जाता था। पहले बोलता था पहले हमें काटो, उसके बाद वृक्ष को काटना है। और चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक जो था वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरा नाम जो था, अच्छा इसका पूरा नाम पूछ रहा है तो इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? वह 71% जल जो था वह समुद्र में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह खेजरी वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो था तो 78% होता है। ऑक्सीजन का जब पूछा जाएगा तो 21% हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड का पूछेगा 0.03% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कोलीफॉर्म किसका समूह है? तो ये जीवाणु का एक समूह है, कोलीफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 1985 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का pH मान क्या होता है? जल का pH मान जो होता है वह जल क्या होता है? उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी
बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड में बनाया गया। सबसे ऊंची बांध जो पूछा जाए तो वह टिहरी बांध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? चिपको आंदोलन का शुरुआत जो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था 1773 में, यह ब्रिज के संरक्षण के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो भूमंडलीय ताप वृद्धि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं वन्य प्राणियों में विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो वह निर्वनीकरण जो है उसका प्रमुख कारण है वन्य प्राणियों का विलुप्त होने में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जैव संरक्षण से संबंधित है। अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार जो वह जैव संरक्षण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश वन संपदा का एक उदाहरण। तो लकड़ी का एक वन संपदा का उदाहरण है। अगला है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत जो माना जाता है वह सूर्य को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है गंगा नदी में कोलिफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल में अधजलीय लाशों का प्रवाहित करना। जल में अधजलीय लाश जो होता है उसका प्रवाहित करना, इसका जो है गंगा नदी में कोलिफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में होने का प्रमुख कारण माना जा रहा है, क्योंकि लाश को उसमें डायरेक्ट बहा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जीएपी का फुल फॉर्म होता है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान संक्षिप्त को पूरा करिए। तो जीएपी का फुल फॉर्म पूछा तो गंगा एक्शन प्लान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पुष्प के आपके सारे क्लास 10th का भौतिकी का सारा क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन करा दिया गया। आगे जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले जो भी लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे, पहले वाला वीडियो जो डाला गया उसे ज़रूर जाके देखें, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जय हिंद।